आज बच्चा हम करेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा? ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन at least have two effect, two or more effect। ठीक है, तो कहता है कि जो हर ट्रांजेक्शन तुम करते हो व्यापार के अंदर, उसका बेटा कम से कम दो तो इफेक्ट होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो इफेक्ट तो होगा। एक डेबिट होगा, वन डेबिट, और अनदर क्रेडिट। एक डेबिट होगा और अनदर क्रेडिट होगा। इसमें होगा क्या क्या देखो, चाहे तो बच्चा तुम्हारे एसेट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, या तुम्हारे जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। जैसे तुमने मशीनरी परचेज किया तो एसेट्स बढ़ गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या घट गया? कैश अकाउंट। दोनों एसेट्स कम हो गए तुम्हारे लिए, है ना? या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी। चाहे तो तुम्हारे एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, या तुम्हारे जो लायबिलिटी है बच्चे वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तीसरी बात, जो तुम्हारा कैपिटल है वो चाहे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। या फिर तुम्हारा जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। और या फिर तुम्हारी जो इनकम है वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं। तो कोई भी तुमसे पूछता है ना कि डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे अब सबको कि सर डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हम ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर करते हैं उन ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो इफेक्ट होंगे। एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। और उन ट्रांजैक्शन के होने की वजह से क्या क्या हो सकता है सर? दोनों तरफ, चाहे तो एसेट्स एक तरफ बढ़ेगा या एसेट्स एक तरफ घटेगा, या लायबिलिटी बढ़ेंगे घटेंगे, या कैपिटल बढ़ेंगे घटेंगे, या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे घटेंगे, या इनकम बढ़ेंगे घटेंगे, है ना? तो इस तरह की चीजें होंगी। जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं या रेंट देते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तरफ क्या हुआ बेटा? एसेट्स का कम होना, और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंस का बढ़ना। तो इस तरह की चीजें हमारी होंगी सर। तो इसी कंसेप्ट को बोला गया डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बेटा तुम्हारा बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर होता है, और तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर तुम्हें सिखाया था मैंने वो बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको मैं लिख देता हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चा। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा वो कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट है। कंजर्वटिज्म कॉन्सेप्ट, इस कंसेप्ट का दूसरा नाम है बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बहुत फेमस नाम है इसका, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट कहता क्या बेटा? ये कंसेप्ट ये कहता है, अगर तुम्हें आम भाषा में समझाऊं तो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, जो फ्यूचर में जो होने वाले लॉसेस है ना, उनको तुम क्या कर लो? एंटीसिपेट कर लो।
एंटीसिपेट का मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही प्रेजेंट में कंसीडर्ड कर लो। दूसरा कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में गेन होने वाला है, उसको एंटीसिपेट आज मत करना, एंटीसिपेट मत करना, नॉट अलाउड। देखो एग्जांपल से समझाता हूं बेटा जी। मान लो मेरा एक शॉप है बेटा, और मैं हेयर ग्रो का मेडिसिन सेल करता हूं, हेयर ग्रो का मेडिसिन सेल करता हूं। तो एक राम नाम का कस्टमर आया था और उसको मैंने हेयर ग्रो का मेडिसिन सेल किया था 5,000 रुपए। अब बेटा ये राम है तुम्हारा, इस राम का ये बाल है ना बेटा, इस बाल को ग्रो कराने के लिए क्या दिया था, उसको मैंने मेडिसिन दिया था। राम ने जब से मेरा मेडिसिन यूज किया बेटा, जितने उसके बाल बचे कुचे थे ना वो भी उड़ गए। अब राम ने बेटा मेरी कंपनी पे क्या कर दिया, केस कर दिया, सू कर दिया कि मुझे मानहानि के लिए 10 लाख रुपए दिया जाए, जो मेरे का नुकसान हुआ है उसके लिए मेरे को क्या दिया जाए, 10 लाख रुपए दिया जाए। अब बेटा क्या हो सकता है कि मैं इस केस को जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं, है ना। अगर हार गया तो मुझे 10 लाख रुपए इसको फ्यूचर में देने पड़ेंगे, तो कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को प्रेजेंट में ही कंसीडर कर लो। क्या पता बेटा फ्यूचर में जब 10 लाख रुपए तुम्हें देना पड़े, तुम अपनी सोच को बदलो, कन्वर्टिज्म करो अपनी सोच को। फ्यूचर में जो आने वाला खर्चा है ना, फ्यूचर में जो आने वाला लॉस है ना, उसको आज ही प्रेजेंट में कंसीडर कर लो। आज ही उस खर्चे के लिए तुम तैयार रहो। ये कौन कहता है बेटा जी, ये तुम्हें कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। तो तुम्हें पता है कि भाई यहां मेरे ऊपर केस हो गया और आने वाले 2-3 सालों में मुझे कभी भी ये पैसा भरना पड़ सकता है, तो तुम्हें जो बाद में पैसा भरना है 10 लाख रुपए, तुम उसके लिए कहां से तैयार रहोगे, आज ही तैयार रहोगे। यानी आज ही अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है बेटा, उसमें से तुम इस पैसे को निकाल लोगे। ठीक है, मान लो तुम्हें पता है 10 लाख रुपए 2 सालों में भरना है, तो पहले साल 5 लाख निकाल लो, दूसरे साल 5 लाख रुपए निकाल के तुम तैयार रहो। फ्यूचर में तुम्हारा बिजनेस बेटा इस कैपेसिटी में ना हो, तुम ना दे पाओ, तुम्हें बिजनेस बंद करना पड़ जाए बेटा, है ना। तो तुम कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट यही कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तुम आज ही एंटीसिपेट करोगे। एंटीसिपेट का मतलब आज ही उसके लिए तैयार रहोगे, तुम अपनी सोच को कन्वर्टिज्म करोगे, ये तुम्हें कहता है। लेकिन कहता है कि फ्यूचर में होने वाले गेन को उसको एंटीसिपेट नहीं कर सकते भाई तुम, उसको तुम्हें अलाउ नहीं किया गया है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें गेन होने वाला है ना, तो तुम उसको नहीं कर सकते, उसको एंटीसिपेट, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फ्यूचर में होने वाले गेन को तुम प्रेजेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखो इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। ये क्या कहता है बेटा जी, मान के चलो तुम हो यहां, ठीक है, तुम्हारी कार कंपनी है बेटा, मान लो BMW, और एक कार कंपनी है हुंडई की। ठीक है, अब BMW क्या कहता है बेटा, हुंडई ने एक कार निकाला, मान लो हुंडई ने एक कार निकाला, मान लेते हैं i20 निकाला। ठीक है, तो हुंडई वालों का कार का बैक डिजाइन जो था ना, बैक डिजाइन बहुत अच्छा था बेटा, बहुत सॉलिड। तो BMW केस करता है हुंडई वालों पे। क्यों केस करता है बेटा, क्योंकि जो BMW के कार है ना, उनके बैक डिजाइन बिल्कुल सेम थे जो हुंडई वालों के कार के डिजाइन थे। तो BMW ने केस कर दिया हुंडई वालों पर
कि इन्होंने हमारे कार के डिजाइन को चुराया है, थेफ्ट कार डिजाइन, और केस करके इन्होंने दावा ठोका कि हुंडे वाले हमारे डिजाइन चोरी करके 50 लाख रुपए अर्न कर चुके। तो बेटा BMW वालों ने केस ठोका है, शू किया है कि हमें 30 लाख रुपए दिया जाए, हमें 30 लाख रुपए दिया जाए। अब बेटा BMW की कंपनी जो है वो केस जीत भी सकती है और हार भी सकती है। हार गई तो कोई बात नहीं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जीत गए तो उनको 30 लाख रुपया मिलेगा। तो बेटा ये 30 लाख रुपया फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में जो 30 लाख रुपया मिलेगा तुम इसको प्रेजेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, फ्यूचर में जब तुम्हें मिल जाए तब रिकॉर्ड कर लेना, आज तुम प्रेजेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब मेरा बच्चा ये सोचेगा कि सर लॉसेस अगर फ्यूचर का हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए आप आज ही कह रहे हो, क्योंकि सर आप कह रहे हो कि पीछे पीछे आगे जाके बिजनेस तुम्हारा अच्छा ना हो, तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो सकता है ना, तो आज प्रेजेंट में एंटीसिपेट रहो। लेकिन जब फ्यूचर के अर्निंग आने वाली है जो, उसको मैं आज रिकॉर्ड क्यों ना करूं? तो बेटा इसलिए अलाउ नहीं करता तुम्हारा कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट इसको रिकॉर्ड करने के लिए। देखो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करेंगे बेटा, अगर ऐसा हो गया तो मान लो बेटा उनका बिजनेस में सेल हुआ 50 लाख रुपए का और उनके खर्चे थे 30 लाख रुपए के, उनके प्रॉफिट कितना आया बेटा? उनका प्रॉफिट आया मान लो 20 लाख रुपए का। अब ये बिजनेसमैन रामलाल ये क्या सोचता है? ये सोचता है यार 20 लाख रुपए का तो प्रॉफिट बहुत कम आया इस बार, अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा 20 लाख प्रॉफिट आया तो मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, है ना, तो मैं क्या करता हूं अपने प्रॉफिट को बढ़ा देता हूं, बूस्ट करता हूं। अब वो बूस्ट करने के लिए क्या करेगा बेटा? झूठ मूठ का कोई केस ठोक दिया किसी पे और शो कर देगा कि मुझे फ्यूचर में क्लेम आ सकता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख, तो बेटा वहां पे इनकम रिकॉर्ड कर देगा, वो क्लेम आना है आगे 30 लाख रुपए का, टोटल इनकम दिखा दिया 80 लाख, खर्चे दिखा दिया 30 लाख, प्रॉफिट दिखा दिया बेटा 50 लाख। इस तरह के घपले को रोकने के लिए, इस तरह के घपले को रोकने के लिए बेटा ये कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करता कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट कि तुम फ्यूचर के लॉसेस को क्या करो, फ्यूचर के इनकम को क्या करो, एंटीसिपेट करो। तो तुम्हारा कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट कुल मिला के यही कहता है बेटा कि तुम्हें फ्यूचर के लॉसेस को तो प्रेजेंट में क्या कर लेना है, एंटीसिपेट कर लेना है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उसका प्रेजेंट में एंटीसिपेशन जो है वो अलाउ नहीं है। तुम उसको जब ही रिकॉर्ड कर सकते हो जब तुम्हें वो मिल जाए, जब तुम्हें वो रियलाइज हो जाए। तो इसीलिए बेटा हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे मेरा डेटर्स है, डेटर्स का मतलब जिससे हमें पैसे लेने, मान लो बेटा मेरा 10 लाख रुपए का डेटर्स है। अब व्यापार में धंधे में ऐसा होता है बेटा कि सारे डेटर अच्छे नहीं होते, तो मुझे लगता है यार कि 10 लाख रुपए मेरे को फ्यूचर में डेटर से आने हैं, तो मुझे क्या लगता है कि इसमें 10% तो डेटर जो है मेरे पैसे डुबाएंगे, यानी 1 लाख रुपए तक का मुझे लगता है कि डेटर क्या करेगा, पैसा डुबाएगा। तो बेटा फ्यूचर में जो 1 लाख रुपए का तुम्हें नुकसान होने वाला है ना, इसका प्रोविजन हम आज ही बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाकर 1 लाख रुपए हम अपने पीएनएल में से पैसा निकाल लेते हैं, अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए का पैसा निकाल लेते हैं। ये किस कंसेप्ट की वजह से निकाला बेटा तुमने? ये कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, है ना, ये कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से तुमने ऐसा किया है, इस खर्चे को तुमने निकाला है, क्योंकि तुम्हें ये कहता था कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज हम प्रेजेंट में क्या करेंगे सर, एंटीसिपेट कर लेंगे। तो यही था तुम्हारा बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चे तुम्हारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? बहुत सिंपल सी बात कहता है। देखो पहले तुम्हें मैं कॉमन सी बात बता, कॉमन सी बात ये है बेटा कि तुम पढ़ाई करते वक्त, स्टडी करते वक्त कंसिस्टेंट नहीं हो बेटा। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार सेम तरीके से पढ़ाई नहीं करते।
इसलिए बेटा तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तुम्हें मैं बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं कि तुम्हें रोज 2 to 3 आवर्स स्टडी करना चाहिए बेटा, और इस पैटर्न को तुम्हें रोज फॉलो करना चाहिए। तुम्हें इस बात पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो वैसे ही बेटा बिजनेस के लिए ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है बेटा उसको ना कुछ मेथड फॉलो करने पड़ते हैं। मेथड जैसे अगर मैं बात करूं तो उनको डेप्रीशिएशन लगाना पड़ता है, और डेप्रीशिएशन जो लगाते हैं किस पे, फिक्स्ड एसेट्स पे। तो अब डेप्रीशिएशन को लगाने का बेटा मेथड है कुछ, जैसे मेथड है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी तुम याद कर लेना इस मेथड के नाम को, केवल आगे चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो जब ज्यादा समझाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा। ऐसे ही एक मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये मेथड है तुम्हारा एक। ऐसे ही बेटा स्टॉक को वैल्यू करने का, स्टॉक को वैल्यू करने का मेथड है FIFO मेथड, FIFO मेथड। ये मेथड है बेटा स्टॉक को मेथड वैल्यू करने के लिए। तो तुम्हें कहता क्या है ये कंसेप्ट, ध्यान से समझना। ये कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि जो भी तुम अकाउंटिंग पॉलिसीज को, जो भी तुम अकाउंटिंग पॉलिसीज को, या तुम एक बात सिंपल सी याद रखो कि जो भी हम मेथड को एक बार अडॉप्ट कर लें, मान लो हम स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसा ना करें कि पहले साल हमने क्या किया बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड को अपनाया, दूसरे साल स्ट्रेट लाइन मेथड को अपनाया, तीसरे साल हम WDV मेथड को अपना रहे हैं, चौथे साल फिर WDV मेथड, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड को अपना रहे हैं, फिर पांचवें साल हम WDV मेथड को अपना रहे हैं। ऐसा नहीं करने का बेटा। अगर तुमने पहली बार स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया है तो तुम कंसिस्टेंट रहो, लगातार स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करो। ठीक है। तो इतनी सी बात में ये क्या कहता है बेटा कि एज पर दिस कंसेप्ट ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है बेटा, शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, and it should be changed only in exceptional situation। और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है बेटा, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। तो तुम्हें अभी मैंने क्या समझाया बेटा जी, अभी मैंने ये समझाया कि तुम्हारा एक्रूवल कंसेप्ट तुम्हें, यानी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें ये कहता है, ये जो तुम्हारा मेथड है ना, अभी तुम ये मान के चलो तुम्हारे लिए ये क्या है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो जो भी तुम मेथड्स को अपना रहे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड अपना रहे हो, चाहे हिपो मेथड अपना रहे हो, तो इस मेथड को साल भर हर साल तुम्हें फॉलो करना है। तुम्हें चेंज नहीं करना बेटा, तुम्हें चेंज नहीं करना। चेंज तुम एक्सेप्शनल केसेस में ही करना, ठीक है। चेंज क्यों नहीं करना उसका लॉजिक बताता हूं अभी। सर अगर हम चेंज कर लेंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे बेटा, तब हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे का मतलब अभी समझाता हूं बेटा। एक बिजनेस ए है और एक बिजनेस बी है बेटा जी, दोनों सेम बिजनेस से रिलेट करते हैं, सेम इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। इसका सेल है बेटा मान लो 100 रुपए का, और इसका भी सेल है मान लो 100 रुपए का। इसके एक्सपेंसेस है कितने, 50 रुपए के, इसके भी एक्सपेंसेस कितने हैं, मान लो 50 रुपए। तो इनका प्रॉफिट कितना आ गया, 50 रुपए, इसका भी प्रॉफिट कितना आ गया, 50 रुपए। अब बेटा इसके पास कोई एसेट था,
और इसके पास भी कोई एसेट था। अब मान के चलो इसके पास कोई एसेट था 100 रुपए का था बेटा जी, इसके पास भी 100 रुपए का कोई एसेट था। ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रीशिएशन लगाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड 10% का डेप्रीशिएशन लगाता है बेटा। साल की शुरुआत में मशीनरी खरीदी थी 100 रुपए का, पूरे साल मशीनरी इस्तेमाल हुआ तो 10%, 100 रुपए का 10% बेटा 10 रुपए, मशीनरी की वैल्यू कितनी टूटी 10 रुपए, 90 रुपए कीमत बचा। ओके, ये भी पहले साल तो बेटा इसका भी 10 रुपए लगेगा। ये बेशक से मेथड कौन सा फॉलो करता है, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 10% का डेप्रीशिएशन का रेट है बेटा, 90 रुपए की मशीनरी की वैल्यू बच रही है। ठीक है सर। दूसरे साल बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड वाले तो 100 रुपए पे, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या, हमेशा डेप्रीशिएशन लगेगा 100 रुपए पे ही ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इसका तो बेटा दूसरे साल भी डेप्रीशिएशन 10 रुपए लगेगा। ठीक है, तो टोटल डेप्रीशिएशन 2 सालों में इसका 20 रुपए का लग गया। लेकिन इसका बेटा जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करता है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब इस गिरावट कीमत पर 90 रुपए की वैल्यू बच रही है ना बेटा, तो 90 रुपए पे डेप्रीशिएशन दूसरे साल पर लगेगा। दूसरे साल पर 10% लगेगा, जो वो किस पे लगेगा, 90 रुपए पे। दूसरे साल जो डेप्रीशिएशन लगा वो 9 रुपए लगा, तो इसका वैल्यू कितना बचा, इसका वैल्यू बचा मशीन का बेटा 81 रुपए, और इसके मशीन का वैल्यू बचा 80 रुपए। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हमेशा जो डेप्रीशिएशन लगेगा बेटा जो खरीदी थी कीमत उस पे लगेगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हर वक्त बेटा पहले साल 100 रुपए पे लगा, अब 10 रुपए टूट गया, 90 रुपए पे लगेगा, अब तीसरी बार 81 रुपए पे लगेगा। तो अब देखो इस करने से कारण क्या हुआ बेटा, पहले वाले बिजनेसमैन का खर्चा लेकर 50 रुपए प्रॉफिट था, अब डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, 20 रुपए डेप्रीशिएशन माइनस हुआ, 30 रुपए बचा बेटा, प्रॉफिट कितना बचा इसके पास 30 रुपए। और इस दूसरे वाले के पास इसका डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, इसका कितना डेप्रीशिएशन है बेटा 19 रुपए का, 10 और 9 19 रुपए का, तो इसके पास प्रॉफिट कितना बचा, इसके पास प्रॉफिट बचा बेटा 31 रुपए का। अब तुम देख लो, ओनली ड्यू टू चेंज इन मेथड, सिर्फ मेथड में चेंज करने के कारण रिजल्ट आर नॉट सेम, रिजल्ट आर नॉट सेम। अब बेटा ए बिजनेस का प्रॉफिट अलग आ रहा है, बी बिजनेस का प्रॉफिट अलग आ रहा है, तुम इसको इसके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तुम ए को बिजनेस को बी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, इसने अलग पॉलिसीज अपनाई है और इसने अलग पॉलिसीज अपनाई है। तो सेम इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं बेटा, सेम इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बिजनेस ए बिजनेस बी से कंपैरिजन करेगा अपने रिजल्ट को। तो बेटा अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कंपैरिजन होता रहे, कंपैरिजन में दिक्कत ना हो, तो तुम लोग दोनों को क्या करना, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपनाना, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपनाना, को फॉलो करना। दूसरी बात सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बिजनेस 2019 का डाटा, 2019 का रिजल्ट कंपेयर करेगा 2020 को साथ, यानी 2020 में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या सेल्स हुए, उसको कंपैरिजन करेगा 2019 के साथ। यानी एक बिजनेस अपने ही बेटा पिछले साल के डाटा के साथ कंपैरिजन कर सकता है, मैं बोलूंगा यस। लेकिन कंपैरिजन तो जब ही पॉसिबल है ना बेटा, 2019 में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया 2020 में भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करे, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करे। अगर सेम फॉलो नहीं करेगा बेटा तो अपने बिजनेस के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता और दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो ये तुम्हारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि तुम्हें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसीज है, उसको तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को हर साल ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना चाहिए बेटा, बदलना नहीं चाहिए। बदलना कब चाहिए, केवल और केवल एक्सेप्शनल केसेस पे बदलना चाहिए, वैसे नहीं बदलना चाहिए। अगर तुम ईयर आफ्टर ईयर फॉलो नहीं कर रहे तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा कि तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते, और कंपैरिजन नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बिजनेस का रिजल्ट पता नहीं चलेगा बेटा, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो दूसरे वाले से, है ना, तो वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो अब एक्सेप्शनल केसेस क्या है सर, एक्सेप्शनल केसेस जहां पर हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस जहां बेटा जी तुम लोग अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो। पहला एक्सेप्शनल केसेस है बेटा टू कंप्लाई विथ लॉ। अगर कानून बदल गया, अगर कानून बदल गया
तो चेंज कर सकते हो पॉलिसीज को। दूसरा, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ बातें अभी थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बेटा, धीरे धीरे जाके आगे सीख जाओगे। टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पता, तो क्या कहता है ये कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल गया तब भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पॉलिसीज को चेंज कर लेना है। तीसरी बात बेटा, फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर तुम्हें ये लगता है बेटा कि तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल लेने से तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वो बेटर प्रिपेयर किया जा सकेगा या उसका बेटर प्रेजेंटेशन हो सकेगा, बेटर प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन हो सकेगा, तो तुम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर लेना। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेटा, तुम्हें मैंने सिखा रखा है कि जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाओगे, जो तुम बैलेंस शीट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट जो तुम बनाओगे, ये सारा और भी आता है। अभी तुम्हें इस छोटे लेवल पर यही समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 इंक्लूड है, वैसे और भी है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह भी है ना। तो तुम्हें क्या सिखाया अभी मैंने, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको हमें ईयर आफ्टर ईयर रेगुलर कंसिस्टेंट बनाए रखना चाहिए, रेगुलर फॉलो करना चाहिए। एक साल कुछ दूसरे साल कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, कब, अगर कानून बदल जाए तो बदल सकते हैं सर, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल जाए तो हम बदल सकते हैं। अगर लगता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा प्रिपेयर होगा, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, तब हम उसको बदल सकते हैं। अन्यथा हमें उसको नहीं बदलना चाहिए, हमें ईयर आफ्टर ईयर उसको सेम रखना चाहिए, वही फॉलो करनी चाहिए।